तो 2019 लोकसभा के चुनाव सैनिकों की शहादत पर सवार होकर जीत कर आए थे ना। आप तो सबको यह तमगा देते रहते हैं कि कौन आतंकवादी है, कौन देशभक्त है, कौन भारत का रहने वाला है, किसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, कि आपके कार्यकाल में हमारे सैनिकों की हालत बद से बदतर क्यों होती जा रही है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, और वो ये कि सियाचिन, लेह और लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं, उनके लिए जो चीजें मिल रही हैं, उनके हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, लेह, लद्दाख और सियाचिन जैसे बेहद ऊंचे और दुर्गम स्थानों में तैनात भारतीय सैनिकों को कपड़े, जूते, स्लीपिंग बैग और सन ग्लासेस की जबरदस्त कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीएजी ने खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जवानों को 4 सालों तक बर्फीले स्थानों पर पहने जाने वाले कपड़ों और दूसरे सामानों की तंगी झेलनी पड़ रही है। जैसे मैंने कहा ना, आप तो सत्ता में आए थे ना सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल करके, और आपके कार्यकाल में यह बदतर हालात हैं कि उन्हें कपड़े भी इस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। मुद्दा नंबर 2, देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी भी नहीं मिल पा रही है, यानी कि खाना भी तरीके से नहीं मिल रहा है। विशेष खाने के बदले दिए जाने वाला सब्स्टिट्यूट की सप्लाई में कमी की वजह से जवानों को कई बार 82% तक कम कैलोरी मिली। दोस्तों, आप जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। खासकर लेह की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खास तौर पर स्पेशल राशन जवानों को पहुंचाया जा रहा था, और क्या आप जानते हैं, जारी उनके लिए हुआ था, मगर हकीकत में यह सामान उन जवानों तक पहुंचा ही नहीं। तो मैं आज यह पूछना चाहता हूं कि वो सामान कहां गया। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह बड़ा गुनाह नहीं है कि आप यह बता रहे हैं कि वो राशन सैनिकों के लिए है, वो स्पेशल राशन सैनिकों के लिए, और आप कहीं और से गायब कर देते हैं। बात वहां नहीं रुकती है। क्या आपको अंदाजा है कि सियाचिन जैसी जगहों पर जहां हालात -50 डिग्री और उसके नीचे भी जाते हैं, वहां पर हालात असामान्य हैं, लिहाजा जो सैनिकों को खाना मिलता है वो विशेष होना चाहिए, मगर वो भी सैनिकों के हक से छीना जा रहा है। ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बर्फीले इलाके में तैनात सैनिकों को स्नो बूट्स ना मिल पाने की वजह से सैनिकों को पुराने जूते रिसाइकिल करना पड़ रहा है। पुराने जूते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां तापमान -50 डिग्री है, वहां पर आपको अक्सर फ्रॉस्ट बाइट होता है, यानी कि आपके जो पैर हैं, अगर आपके पास सही पहनावा ना हो, उसमें जकड़न आ जाती है और आपको अपनी उंगलियां काट देनी पड़ती हैं। बाद में हालात इतनी बदतर हो जाते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों को कपड़े, जूते रिसाइकिल करके पहनने पड़ रहे हैं। आपका मुकाबला पाकिस्तान से सियाचिन में भाई, और यह हालत हो गई हमारे सैनिकों की। यही नहीं, सीएजी ने यह भी बताया कि मार्च 2019 में रक्षा मंत्रालय ने उसे जवाब दिया था कि बजट की तंगी और आर्मी की जरूरतों में बढ़ोतरी की वजह से जवानों को यह किल्लत हुई। ये जो तमाम चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, वो इसलिए क्योंकि बजट सही तरीके से नहीं मिल रहा था, पैसा सही तरीके से नहीं आ रहा था, और उन्होंने यह भी कहा रक्षा मंत्रालय ने कि हम जल्द ये सब ठीक कर देंगे। मगर सीएजी ने इसका पर्दाफाश किया है। सीएजी ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सफाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएजी ने स्नो ग्लासेस की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी कमी 62 से 98% के बीच दर्ज की गई है। यानी कि 3 मुद्दे: पैसे की कमी, खाने में आपूर्ति यानी कि सलीके से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरा जूते, सनग्लासेस और कपड़े में कमी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये वही सरकार है, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो जब से शाहीन बाग गर्म हुआ है, जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का तापमान बढ़ा है, ये लोगों को देशभक्त, देशद्रोही, आतंकवादी तक करार दे रहे हैं। शाहीन बाग के पीछे जो चल रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोग देख रहे हैं। जी हां, प्रयोग से मुझे याद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल दिल्ली विधानसभा चुनावों की पहली रैली थी, और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया है दोस्तों।
उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग में जो चल रहा है वो एक प्रयोग है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। मुझे बहुत हंसी आती है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये प्रयोग था। प्रधानमंत्री, आपसे बेहतर प्रयोग कौन कर सकता है? आपने नोटबंदी का प्रयोग किया, देश की जनता को कितना फायदा हुआ। आपने धारा 370 हटा दी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारा कितना नाम हो रहा है। तो आपको प्रयोग से क्या दिक्कत है? और जहां तक प्रयोग की बात है, मैं आप ही का बयान आपको सुनाना चाहता हूं। आपने कहा था, आपके सामने स्क्रीनशॉट्स, हर प्रयोग ज्ञान के नए बीज बोकर आता है, नई संभावनाओं की नींव रखकर जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। आप खुद ये बात कह रहे हैं मोदी जी कि प्रयोग से नई चीजें उभर कर आती हैं। और शाहीन बाग की जनता आज वहां मौजूद है, उसने निहायत ही अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उन पर गोलियां चलाई गई हैं, मगर वो बिल्कुल नहीं भड़क रहे हैं। भड़काने का काम आपके नेता, आपके पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं, आपकी ट्रोल सेना लगातार कर रही है, मगर वो बिल्कुल नहीं भड़क रहे हैं। तो आपको तो इस प्रयोग की तारीफ करनी चाहिए। और रही बात इस रैली की, दोस्तों, मैं चाहूंगा आप एक वीडियो देखिए। आप देखिए कि जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर कितना जबरदस्त उत्साह है। देखिए। बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। खैर, माहौल में इतना जहर भरा जा रहा है और इसी जहर का नतीजा यह है कि अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रही है चुनावों में और हो सकता है वो जीत भी जाए। क्यों नहीं? क्योंकि आपका हर नेता एक से बढ़कर एक बयान दे रहा है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा को भूल जाइए, हमारे महान प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने तक अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बता दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। केजरीवाल अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं। यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तो आतंकवादी हो, इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूं। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। और पंजाब में क्या हुआ? पंजाब के चुनाव में जब चुनाव एक सप्ताह बचा था, तब मोगा में ये खलिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी कमांडर गुरिंदर सिंह के घर पे रात भर रुके थे। और जब वहां पूछा पत्रकारों ने कोई इनके घर में क्यों रुके, बोले मैं रुकूंगा। आतंकवादी के घर मालूम होते हुए भी, अनजाने में नहीं, जानकर भी वही रुकना, इससे ज्यादा आतंकवाद का क्या सबूत चाहिए? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस आतंकी की परिभाषा क्या होती है? क्या राहुल गांधी एक आतंकवादी है? क्या अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी है? वो राहुल गांधी जिसने अपने पिता को आतंकवाद के हाथ खो दिया, या जिनकी दादी आतंकवाद की बलि चढ़ गई, क्या राहुल गांधी एक आतंकवादी है? या फिर अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी है? वो अरविंद केजरीवाल, आप उसकी सियासत को भूल जाइए, आप अरविंद की सियासत को भूल जाइए। वो अरविंद केजरीवाल जो आईआईटी से पास आउट हुआ, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में एक कमिश्नर था,
वो अरविंद केजरीवाल जिसे मैक्सेसे पुरस्कार मिला, क्या यह शख्स एक आतंकवादी है? और इन मोहतरमा के बारे में क्या कहा जाए? प्रज्ञा ठाकुर, यह अब भी आतंकवाद के हमले में आरोपी है। यह अब भी गोडसे को अपना गुरु मानती है। यह वो शख्स है जिसके बारे में मोदी जी आपने कहा था कि मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। वो कारण बताओ नोटिस का क्या हुआ जो जारी किया गया था इस सांसद के खिलाफ? तो आपकी परिभाषा में कौन आतंकवादी है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर वो शख्स आतंकवादी है जो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है। हर वो शख्स एक आतंकवादी है जो खुलकर सोचना चाहता है। हर वो शख्स एक आतंकवादी है जो इनकी नफरती सियासत की राह पर नहीं चलना चाहता है। आज ये सवाल आपको खुद से पूछने होंगे। और जहां तक माफी ना मांगने की बात है दोस्तों, अनंत हेगड़े, ये निहायत ही विवादास्पद सांसद बीजेपी का, उसने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को एक ढोंग बताया है। अब इसको क्या कहा जाए शख्स को जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक ढोंग माना है? अनंत हेगड़े, मैं तुम्हें बताता हूं महात्मा गांधी कौन थे। 1942 में जब आपके वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, मुस्लिम लीग के साथ आप हाथ मिला रहे थे, कल्पना कीजिए अगर इसी महात्मा गांधी ने उस वक्त आरएसएस को देशद्रोही बता दिया होता, आज तक आप छिपते फिरते भाग रहे होते। यह महानता है महात्मा गांधी की। मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट पेश कर रहा हूं। अगर अनंत हेगड़े और भारतीय जनता पार्टी की माने जाए तो महात्मा गांधी जो कर रहे थे वो ढोंग था, और उनके साथ एक और शख्स जो चरखा चला रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम है। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस शख्स को माफ करेंगे? वाकई ये सवाल उठना चाहिए कि देशद्रोही कौन है, आतंकवादी कौन है? वो जो 3 शख्स शाहीन बाग पर गोली चलाकर गए, उन्हें क्यों ना हम आतंकवादी माने? क्योंकि कल्पना कीजिए इन तीनों की जगह कोई मुसलमान होता जो कि एक प्रो सीएए रैली पर जिसने गोली चला दी होती। यहां पर तो इनमें से 2 युवाओं को बाकायदा पुलिस बहुत प्यार से पुचकार के उठा के ले गई। इनमें से कपिल गुज्जर जो था उसे 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन की हिरासत में रखा गया। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि दलित नेता हैं, वो सिर्फ हाथ में संविधान की किताब रखे हुए थे और उन्हें 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस देश में फर्क क्या है, लोगों में साफ तौर पर दिखाई देता। अगर आप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में शामिल हैं तो आपको सिराखों पर रखा जाएगा, चाहे आपका गुनाह कुछ भी हो। इसलिए जब असदुद्दीन ओवैसी उस शूटर को आतंकवादी कहते हैं तो इस पर बहस होनी चाहिए। क्यों ना माना जाए उसे आतंकवादी? और बात यहां नहीं रुकती, इनका प्रोपेगेंडा देखिए। टाइम्स नाउ इस पर हैरत जतलाता है कि ओवैसी ने शूटर को आतंकवादी बता दिया। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं थकने नहीं वाला हूं, मैं इसे दोहराता रहूंगा। आपके इस जहर के चलते हमारे बच्चों को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वीडियो, मैं उस बच्ची का चेहरा आपको नहीं बताऊंगा, आपका स्क्रीन ब्लैक होने वाला है। आप सिर्फ आवाज सुनिए। बहुत मासूम बच्ची है, देखिए इसके मां बाप ने इसके अंदर कितना जहर भर दिया है, सुनिए। कश्मीर में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का। कश्मीर में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का, फिर भी गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का। फिर क्यों गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का? पीठ पीछे झुरा घोंपते बस यही औकात रही। पीठ पीछे झुरा घोंपते बस यही औकात रही। ऐसे धोखेबाजों को जीने का अधिकार नहीं। ऐसे धोखेबाजों को जीने का अधिकार नहीं। और अब ये वीडियो देखिए। यहां पर आप देखिए दोस्तों किस तरह से 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, और मैं नहीं जानता हूं ये शख्स इसका रिश्तेदार है, मामा, चाचा, पिता कौन है मैं नहीं जानता, और ये इनको भड़का रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगवाने के लिए। देखिए आप। और ये हमें बताएंगे कि आतंकवादी कौन है, ये हमें बताएंगे देशभक्त कौन है। तुम तो सत्ता में दोबारा आए थे ना पुलवामा की शहादत पर सवार होके। ना तुम्हें हमारे सैनिकों का ख्याल है, और
देशभक्ति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, उसका इतना झूठा प्रोपेगेंडा तुम चला रहे हो और तुम्हें साथ मिल रहा है मुख्यधारा की मीडिया का। मगर यकीन मानो, अगर हमें इतिहास ने कुछ सिखाया है तो दमन ने कभी काम नहीं किया है। दमन करने वाला इतिहास में हमेशा एक खलनायक के तौर पर याद रखा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब भी मौका है, यू टर्न ले लो। अब भी मौका है, जिन्हें तुम गालियां दे रहे हो उन्हें आके गले लगाओ, क्योंकि इतिहास तुम्हें अच्छे तरीके से याद नहीं रखेगा। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि न सिर्फ सुनिए सरकार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि वो जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।